गुड आफ्टरनून। क्या पढ़ रहे हैं हम? विधानमंडल। और विधानमंडल में विधान परिषद पढ़ रहे हैं मेरे ख्याल से। ठीक, तो विधान परिषद में देखिए, हमने विधान परिषद के गठन की बात मेरे ख्याल से कर ली थी। विधान परिषद का सृजन और उत्साधन की बात तो कर ही ली थी, आर्टिकल 169, 169 और 171 में हम उसके गठन की बात भी कर ली थी। अधिकतम सदस्य संख्या और न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी कितनी कैसे कैसे होगी, कौन कौन से राज्यों के विधान परिषदों में सदस्य संख्या कितनी कितनी है, वो भी बात हमने कर ली। निर्वाचक मंडल की बात कर ली, कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 5/6। और मनोनीत कितने होते हैं? 1/6। और 5/6 जो सदस्य निर्वाचित होते हैं वो कितने कितने सदस्यों का निर्वाचन कौन कौन करेगा? 1/3 को विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, 1/3 को स्थानीय निकायों के सदस्य, फिर 1/12, 1/12 दो जगह, 1/12 को शिक्षक, 1/12 को स्नातक। 3 वर्ष का अनुभव जिनको है शिक्षकों में, जो माध्यमिक स्तर या उससे ऊपर के स्तर के शिक्षक हैं वो, और शेष 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। ये बात हमने कर ली। निर्वाचन की बात कर ली थी, हो गई। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण मत प्रणाली से विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव होते हैं, और 2003 के बाद से विधानसभा के सदस्यों द्वारा जो 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है वो खुली मतदान प्रणाली से इनका चुनाव होता है। ये बात भी हमने कर ली थी, लिख ली थी। लास्ट में क्या लिखा आपने? हाँ, शेष, बस यही लिखा है, मतलब यहीं तक लिखा है। यहां से हमें आगे बढ़ना है। मनोनयन की बात और कर लेते हैं थोड़ी सी, मनोनीत सदस्यों की बात और कर लेते हैं। निर्वाचित की तो कर ली हमने, कि मनोनीत सदस्यों का मनोनयन किस तरीके से। निर्वाचन की बात कर ली, मनोनयन की बात कर लीजिए। कितने सदस्यों का मनोनयन होता है? 1/6 सदस्यों का मनोनयन होता है, और ये मनोनयन करता कौन है? राज्यपाल करता है। और कितने क्षेत्र के लोगों का करता है? 5 क्षेत्र के लोगों का करता है। और ये 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? सबसे पहले साहित्य, दूसरा विज्ञान, तीसरा कला, चौथा सहकारिता, और 5वां समाज सेवा। याद है आपको? अगर याद ही है तो टेस्ट में नंबर कम क्यों है? एक तरफ तो कह रहे हो याद है, एक तरफ टेस्ट में नंबर कम। कितने नंबर का टेस्ट था? 100 का। तो कुछ की स्थिति तो ठीक थी, 70 से नीचे जो भी थे उनकी स्थिति गंभीर है। थोड़ा सा विचार करना है। और जिनके भी कम है ना, डिमोटिवेट करने वाली बात नहीं है ये। बात यह है कि अच्छा, संख्या में आपका नंबर 10वां आता है, 11वां आता है, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि जितने क्वेश्चंस आए उसमें मैं कहाँ पे हूँ, कितने क्वेश्चंस मैं कर पा रहा हूँ, कितने समझ में आ रहे हैं मुझे, कितने मुझे समझ नहीं आ रहे हैं। और इसका मतलब तो ये भी है कि अगर मेरे इतने कम नंबर आए हैं तो मैंने तो बहुत सारे तुक्के भी लगाए, उनमें से भी कुछ तो सही हुए हैं। अच्छा, हमारी एक बड़ी क्या कि हमारे में दोगलापन होता है एक बहुत बड़े लेवल का, हर एक आदमी में होता है, कि एक्चुअल में जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना, तब हम अक्सर ये कहते हैं कि ये मेरे इतने क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, जिसकी माइनस मार्किंग की वजह से मैं बहुत नीचे आ गया। या आप ये कहते हैं ना, एक लॉजिक लगाते हैं ये अपनी तरफ से। साइकोलॉजी में आपने क्षतिपूर्ति का सिद्धांत पढ़ा है कभी? वो एक लॉजिक लगा देते हैं अपने आप को समायोजित करने के लिए, उस माहौल में, उस तनाव से दूर रहने के लिए, कि मैंने ऐसा किया और वो नेगेटिव मार्किंग वजह से मत रह गया, वरना तो मेरा तो हो ही जाता। अब एक्चुअल में मान लीजिए 100 प्रश्न है, अगर उसमें आप करते क्या है कि मान लीजिए आपने 80 प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं, मान लीजिए, और आपके अगर नंबर प्रश्न 70 सही हुए हैं, इसका मतलब 10 प्रश्न गलत हुए हैं। समझ गए? तो आप क्या मानते हैं कि वो 10 प्रश्नों की जो नेगेटिव मार्किंग है ना, 10 प्रश्न आपके गलत हुए हैं, आपको ये लगता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपने तुक्के 10 प्रश्नों में मारे थे। ये थोड़ी ना है कि 10 प्रश्नों में तुक्के मारे थे और वो नहीं करता तो मेरे वो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, मैं अंदर हो जाता। ये थोड़ी ना है। आपको 70 के 70 पूरे के पूरे थोड़ा ना आ रहे थे।
इसका मतलब ये भी तो है कि आपके 20 प्रश्न आपने तुक्के मारे होंगे, उनमें से 10 प्रश्न आपके सही हो गए, 10 गलत हो गए, तो 10 सही भी तो तुक्के वाले हुए हैं। तो जो सही हो गए उनकी तो कोई गिनती नहीं है। लाभ का मामला है ये भी, 10 प्रश्न सही हो रहे हैं, 10 गलत हो रहे हैं, इसका मतलब आप तो पॉजिटिव हैं, आपके तो ज्यादा आए हैं। अगर तुक्का एक भी नहीं लगाते ना, इसका मतलब तो आपके 60 ही प्रश्न करने थे आपको, 80 में से 60 ही आ रहे थे आपको एग्जैक्ट, उनमें से 10 सही हो गए, फिर बाद में 20 जो किए ना तुक्के से, तो 10 गलत हो गए। तो अगर वो 20 के 20 नहीं करते ना, 60 ही आते आपके, अभी कम से कम 70 प्लस तो है, 70 के आसपास तो है, 70 से थोड़े से कम तो है, 60 में तो बिल्कुल नहीं होता। तो आप ये क्यों मानते हैं कि आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी गलती थी, या इस तरीके से ऐसे हुआ? बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके तुक्के से सही भी तो हुए हैं। तो इतना ही मान लीजिए कि आप ये मान के चलें कि अगर आप ये मानते हैं कि एग्जैक्ट आपको जो सही सही आते हैं, एग्जैक्ट सारे के सारे वही करके छोड़ेंगे, तो फिर बाद में मुश्किलें होंगी। कई बार ऐसे होता है कि हमें पूरी तरीके से वो नहीं आता, लेकिन उसकी कुछ चीजें हमें अपने दिमाग के अचेतन अवस्था में, मान लीजिए चाहे उसके बैकग्राउंड में कुछ कुछ चीजें याद होती हैं, एक्टिवेट होती है वो चीजें, और वहां से हमें संकेत मिलते हैं हाँ कि ये हो सकता है इस तरीके के। और ये संकेत उतने ज्यादा प्रबल रूप से मिलेंगे आपको जितनी आपकी तैयारी की गहराई जितनी ज्यादा होगी, ये संकेत उतने सही होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। तो जिन्हें आप तुक्का कहते हैं वो पूरी तरीके से तुक्का नहीं होता कभी, उसके पीछे भी आपकी मेहनत, आपके द्वारा की गई तैयारी वो काम कर रही होती है। तो तय मान लीजिए कि जिसकी तैयारी जितनी ज्यादा गहरी होगी, जितनी ज्यादा व्यापक होगी, उसके जो तुक्के आप नाम ले रहे हैं ना, उनमें से बहुत ज्यादा प्रश्न सही होने की संभावना होती है, क्योंकि उसका दायरा बढ़ जाता है। वो उन चारों ऑप्शंस में छांट लेता है कि ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से होगा। 2 तक अगर पहुंच जाता है तो इसका मतलब 50% तो उसने छांट लिया ना मामला, सही होने की संभावना कितनी ज्यादा हो जाएगी उसकी, ऐसा भी तो है। तो तैयारी को अपने थोड़ा सा व्यापकता देनी है, थोड़ा दायरा व्यापक करना है, विस्तृत करना है। और अपना तो केवल राजस्थान का मामला है, इसका तो सब कुछ पढ़ लेना चाहिए, इकोनॉमिक्स से लेकर आपकी ज्योग्राफी से लेकर पॉलिटी है, हिस्ट्री, कल्चर है, 5 ही तो पोर्शन है आपके पूरे। करंट मान लीजिए, जितना करना राजस्थान में करना है टोटल कर लीजिए उसको। अच्छा, कहने में आसान नहीं हो कहने में जोर नहीं आए, एक लाइन में कह दिया कर लीजिए, इतना ही तो है। पढ़ते हैं तब जोर आता है यो, हाँ बात तो ठीक है तुम्हारी, पढ़ते हैं तब जोर आता है, लेकिन फिर भी एक दायरा है, राजस्थान का दायरा है, और इसमें हम कर सकते हैं। आपके भटकाव नहीं है, जैसे स्कूल लेक्चर में बहुत भटकाव है, जो आपके मैथ्स है, रीजनिंग है, आपके साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, सब कुछ है। तो वहां पे आदमी कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है। यहां पे सीमित है मामला, आराम से कर सकते हो। ये भी आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं, ज्योग्राफी हिस्ट्री से जुड़ी हुई नहीं है, बताइए आप, आपस में जुड़ी हुई है, कैसे नहीं जुड़ी हुई है? जब ज्योग्राफी में आप अलग अलग जगहों के नाम पढ़ते हैं, पठारी क्षेत्र पढ़ते हैं, पहाड़ी क्षेत्र पढ़ते हैं, रेगिस्तान पढ़ते हैं, मैदान पढ़ते हैं, तो वहीं पे तो मान लीजिए कि इतिहास की घटनाएं घटित हुई है। आप सिवाना दुर्ग नाम लेकर ज्योग्राफी पढ़ी, तब आपका दिमाग एकदम पश्चिम में चला गया, तभी तो गया। अगर ज्योग्राफी ना पढ़ी होती तो आपके दिमाग में सिवाना दुर्ग नाम लेते पश्चिम में थोड़ा ना जाता मामला, भटने नाम लेते उत्तर में गया। तो सारा काम करता है मामला। आप बम नृत्य की बात करते हैं तो आपका दिमाग पूर्व दिशा में गया, भरतपुर में गया। तो ज्योग्राफी आपके दिमाग में तभी तो कल्चर और हिस्ट्री काम करेगी, नहीं करेगी। जगन्नाथ पहाड़िया में नाम लूं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं हम, आपका दिमाग भरतपुर जाता है, तो भरतपुर जाता है। ये चीजें अगर आती है ना, आपके कनेक्शंस आपस में अच्छे ठीक हैं आपके, अगर इकोनॉमिक्स के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के जितने बेहतर कनेक्शंस होंगे, उतना ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा आपके, वो प्रैक्टिकली हो जाती है सब चीजें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है कि इन सब चीजों को कनेक्ट करके पढ़ें आप। तो देखिए, हम मनोनयन की बात कर रहे थे, और मनोनयन में ये ध्यान रखें, टेस्ट जब भी हो अच्छी तरीके से तैयारी करके दें। और तैयारी टेस्ट के पहले दिन की ही तैयारी नहीं होती, बल्कि शुरू से ही सारी तैयारी होती है।
क्लासरूम में भी तैयारी है, क्लासरूम से जाने के बाद की तैयारी भी है। साथ साथ याद करते चले जाओ सब चीजों एक। और ज्यादा अच्छा तो ये भी है, मैं तो एक बात और कहता हूं आपसे कि जो क्लास आज ले रहे हैं ना आपकी, वो क्लास पहले पढ़ के आए। आपको पता ही है क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ के आओ ना। अब आपके तो मसला क्या है कि आपको तो पहला परिचय ही यहाँ की करते हो। हाँ, ये क्या विधान परिषद क्या क्या होती है बताओ। पहले तो पहले से पढ़ के आएंगे तो काफी हद तक तो चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगी। फिर कुछ चीजें बचेगी आपके दिमाग में, उस वक्त पढ़ते समय भी दिमाग में कुछ चीजें आई, वो अगर क्लास में क्लियर हो गई तो ठीक है, वरना पूछ लीजिए। ऐसे ही तो होती है ठीक तैयारी। अब आप तो उन सब चीजों को इंट्रोड्यूस यहां करते हो। आपने गिरीश सुमेल का नाम ही अगर यहां आके सुना है तो फिर तो दिक्कत आएगी ना। फिर आप कैसे समझ पाएंगे उन सब चीजों को, फिर दिक्कतें आएंगी। थोड़ा सा पहले पढ़ के आए, एक टेक्स्ट कुछ भी रखें घर पे, गाइड रख लें, कुछ भी रख लें, चाहे कोई इशू नहीं है उसमें, एक चीज रख लें और उसको थोड़ा सा पहले पढ़ के आ जाए। हिस्ट्री में की क्लास है तो वो भी पढ़ के, पॉलिटी की है तो वो भी पढ़ के, थोड़ा सा पढ़ के आ जाए। उससे थोड़ा सा आप एडवांस रहेंगे। थोड़ा वापस जाके पढ़ने में बहुत जोर नहीं आएगा, मामूली चीजें पढ़नी, बहुत सामान्य सी, जरूरत ही नहीं है बहुत ज्यादा। ठीक है। तो 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं, राज्यपाल करता है इन 5 क्षेत्रों में से। लिखिए आप, लिखिए विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के लगभग 1/6 सदस्यों, लगभग 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। आपने निर्वाचन में लिख लिया था कि 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होता है, ये तो लिख लिया होगा ना। 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। राज्यपाल मनोनीत करता है। लिखें, ये सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता तथा समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने इनमें से किसी एक या अधिक क्षेत्रों में, कोई उल्लेखनीय कार्य किया हो। कोई उल्लेखनीय कार्य किया हो। कोई उल्लेखनीय कार्य किया, ये मनोनयन की बात है। फिर देखिए कार्यकाल की बात करते हैं हम कि कार्यकाल कितना होगा। विधान परिषद का कार्यकाल का जिक्र कौन सा आर्टिकल करता है? 172 ही कर देता है, 73 क्यों करेगा? 172, 73 में तो योग्यताएं हैं, 73 में योग्यताएं हैं। वहां 82 में परिसीमन वाली बात थी ना, वो इसमें नहीं है यहाँ, क्योंकि परिसीमन विधानसभाओं का भी वही करता है
जो लोकसभा के विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन करता है। इसलिए वो जो आर्टिकल 82 है ना, वो यहाँ पे नहीं है, ये ध्यान रखनी है। तो आर्टिकल 172 में कार्यकाल का जिक्र है कि कार्यकाल कितना होगा, और 172 में विधानसभा का कार्यकाल भी है, विधान परिषद का कार्यकाल भी है। बताइए विधान परिषद का कार्यकाल कितना होगा? विधान परिषद का कार्यकाल कितना होगा? प्रश्न आया, ऑप्शन ए आया 6 वर्ष, और आप में से टूट के पढ़ेंगे उसके ऊपर, उत्तर होगा गलत। विधान परिषद का कार्यकाल 6 साल नहीं होता है, बल्कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है। विधान परिषद के आर्टिकल 172 में पहली ही लाइन कही गई है कि विधान परिषद का कभी विघटन नहीं होता, मतलब विधान परिषद एक स्थायी सदन है। समझ गए? इसका विघटन नहीं होता कभी। तो इसका चूंकि विघटन नहीं होता, तो ये अविघटनीय सदन है कि नहीं है? अविघटनीय सदन है, लेकिन इसे स्थायी सदन उस रूप में नहीं कह सकते, इसको समाप्त किया जा सकता है, ये ध्यान रखना। अविघटनीय सदन तो है, लेकिन समापनीय सदन है, मतलब इसे समाप्त किया जा सकता है, लेकिन विघटन नहीं किया जा सकता। आप में से किसके ये बात समझ नहीं आई कि विघटन नहीं किया जा सकता, समाप्त किया जा सकता है? अविघटनीय है लेकिन समापनीय, ये कैसे नहीं है? समापनीय का मतलब समाप्त कर सकते हैं। आपने आर्टिकल 169 पढ़ा, हमने बात की थी, क्लास आए थे आप? 169 पढ़ा कि किसी राज्य में अगर विधान परिषद है तो संसद साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उसे समाप्त कर सकती है, और अगर नहीं है तो उसको बना भी सकती है संसद। लेकिन संसद ऐसा करेगी तब जब संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा अपने विशेष बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करके इस बारे में सिफारिश की जाए। तो उसको समाप्त किया जा सकता कि नहीं किया जा सकता? बताइए। तमिलनाडु में पहले विधान परिषद थी, अब नहीं है, उसे समाप्त कर दिया। किसने कर दिया? संसद ने कर दिया। तो समापनीय सदन है कि नहीं है? समापनीय का मतलब ऐसा सदन जिसे समाप्त किया जा सकता है, समापनीय सदन, ये समझ रहे हैं आप? लेकिन विघटन नहीं किया जा सकता, मतलब जब तक वजूद में है वो, उसे भंग नहीं कर सकते आप। भंग का मतलब कि एक साथ विधान परिषद के सारे सदस्यों के चुनाव नहीं होंगे, और एक साथ उसके सारे सदस्य एक साथ सदन खाली नहीं करेंगे, बल्कि 2/3 सदस्य हमेशा रहेंगे, 1/3 नए आते हैं, 1/3 चले जाते हैं, 1/3 नए आ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अविघटनीय सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता, हालांकि इसे समाप्त किया जा सकता है। समापनीय सदन है, समाप्त कर सकते हैं आप इसे, लेकिन भंग नहीं कर सकते। ठीक है? जैसे भंग नहीं कर सकते का उदाहरण मैं राज्यसभा से आपको बता देता हूं। वर्तमान में हमारी लोकसभा जो सेंटर में है, कौन सी वाली लोकसभा है? 17वीं लोकसभा है। पहली लोकसभा 1952 से 57, या विधानसभा की बात करें तो पहली विधानसभा भी 1952 से 57 ऐसा है, और राजस्थान में 15वीं विधानसभा है, सेंटर में 17वीं लोकसभा है। समझ गए? तो ये पहली लोकसभा यहां से यहां तक है, दूसरी लोकसभा 57 में आई, 62 तक रही। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? 57 में एक साथ ये सारे सदस्य हट गए, चुनाव हुए, 57 में दोबारा दूसरे एक साथ नए सदस्य आ गए, वो भी दोबारा चुन के आ सकते हैं, अलग बात है, लेकिन दोबारा चुनाव होके आएंगे। तो एक साथ ये पूरी खाली हो गई कि नहीं हो गई लोकसभा? दोबारा दूसरी लोकसभा वापस आई कि नहीं, एक साथ सारे सदस्य आए? ऐसा हुआ? राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है कभी। आप ये तो कह सकते हैं कि वर्तमान में 17वीं लोकसभा है, मैं पूछूं कि कौन सी वाली राज्यसभा है, तो इसका जवाब दीजिए। आप इसका कोई जवाब नहीं दे सकते, इसका कोई जवाब है ही नहीं। पहली भी नहीं कह सकते आप, दूसरी भी नहीं कह सकते, कोई सी भी नहीं है, क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त नहीं होता है कभी। 52 में चुनी गई, अभी तक वैसे की वैसे चल रही है कि पहली राज्यसभा चलेगी, दूसरा, ऐसा नहीं है। समझ गए? विधान परिषद भी विघटन नहीं किया जा सकता, एक साथ समाप्त नहीं होगी पूरी, बल्कि इसके लिए कहा यह गया कि इसके लगभग 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष से पदमुक्त हो जाएंगे, और उतनी ही संख्या में नए सदस्य चुन लिए जाएंगे। 1/3 सदस्य हर 2 साल से नए 1/3 सदस्य पदमुक्त होंगे, और उतनी ही संख्या में नए सदस्य चुन लिए जाएंगे। हर सदस्य का कार्यकाल कितना होगा?
हर सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होगा। अब आप में से कईयों की दिक्कत होगी कि कार्यकाल 6 साल कैसे होगा? अगर 2 साल से 1/3 सदस्य जा रहे हैं तो उन 1/3 सदस्यों का कार्यकाल तो 2 साल ही हुआ। ये हो रहा है दिमाग में? किस किस की दिक्कत हो रही है? हो रही है? हर सदस्य का कार्यकाल 6 साल होगा। क्या ये बात समझ आ रही है आपके? कैसे होगा ये समझ आ रहा है? कि हर 2 साल से 1/3 सदस्य बाहर चले जाएंगे। तो आपको लगता है कि जो चुना गया 2 साल से गए, इनका तो 1/3 सदस्यों का तो 2 साल रहा, फिर दूसरे वालों का 4 साल रहा, 1/3 सदस्यों का 4 साल रहा, तीसरे वालों का 6 साल हुआ है। ऐसा लग रहा है क्या आपको? नहीं लग रहा है? एक हाँ, एक उदाहरण देख के मैं बता देता हूं आपको, वहां से आप एग्जैक्ट इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे राज्यसभा का उदाहरण भी ले सकते हैं आप, और विधान परिषद का उदाहरण भी ले सकते हैं आप। इसका सही उदाहरण ये है कि आप कॉलेज सिस्टम से इसको समझ लीजिए। एक कॉलेज, ग्रेजुएशन की बात करें हम, कितने साल की होती है? 3 साल की, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल। किसी कॉलेज में जिसमें केवल ग्रेजुएशन तक है वो, उसमें टोटल जितने भी स्टूडेंट होंगे उसके कितने % स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में होंगे? 1/3 होंगे। ये बात समझ रहे हैं आप? टोटल फर्स्ट स्टूडेंट जो 3 सालों में है उसमें से कितने फर्स्ट ईयर में है? 1/3। कितने सेकेंड ईयर में है? 1/3। और कितने फाइनल में है? ये बात समझ आ रही है आपके? अब साल का एंड हुआ, एग्जाम हुई, साल का एंड हुआ, क्या सारे के सारे कॉलेज के टोटल स्टूडेंट बाहर निकल जाएंगे? कॉलेज से छोड़ देंगे? केवल कौन से बाहर जाएंगे? फाइनल ईयर वाले 1/3 से बाहर चले गए। सेकेंड ईयर वाले फाइनल में आ गए, फर्स्ट ईयर वाले, और यहां कितने आए? 1/3 आए। अब जिस स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था वो कितने साल रहा कॉलेज में? 3 साल रहा। 3 साल रहा, लेकिन हर साल 1/3 सदस्य बाहर जा रहे कि नहीं जा रहे? 1/3 स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? और 1/3 स्टूडेंट नए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? लेकिन हर स्टूडेंट का कार्यकाल कितना है? 3 साल। हमारी राज्यसभा और हमारी विधान परिषदें भी ठीक ऐसे ही होती है। अंतर यह है कि हमारी विधान परिषद का और राज्यसभा की फर्स्ट ईयर भी 2 साल की है, सेकेंड ईयर भी 2 साल की है, और फाइनल ईयर भी 2 साल की है। समझ गए? यहां जो आया वहां पे राज्यसभा में या विधान परिषद में, वो निकलेगा यहां के बाद ही, तो कितने साल रहा? लेकिन हर 2 साल से 1/3 ये बाहर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये यहां आएंगे, यहां 1/3 नहीं आएंगे। तो हर एक सदस्य का कार्यकाल कितना हुआ? 6 साल हुआ। और हर 2 साल से 1/3 सदस्य बाहर जा रहे हैं, तो आपको समस्या तो नहीं है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, चले जाएंगे आराम से। ऐसे ही है। अब इसमें शुरू में दिक्कतें हो सकती हैं कि शुरू में कैसे क्या होता होगा, वो तो विधान परिषदें अलग अलग हैं। जैसे राज्यसभा का बता देता हूं मैं आपको। जैसे राज्यसभा में 1952 में चुनाव हुए और सभी सदस्यों को एक साथ चुन लिया, सारे सदस्यों को एक साथ चुन लिया। अब एक साथ चुन लिया, हमारे संविधान में कहा गया हमारे संविधान में ये नहीं कहा गया कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होगा। संविधान में एक सिंगल लाइन नहीं है, कहा ही नहीं गया। संविधान में तो ये बात कही गई। हालांकि ये बात आपके आरपीए एक्ट में जरूर कही गई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में जरूर कही गई है कि उनके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होगा। राज्यसभा में ये जरूर कहा गया। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 साल होगा, ये जरूर कहा गया। लेकिन ये नहीं कहा गया कि संविधान में नहीं कहा गया कि 6 साल होगा। अब 52 में आया, फिर 54 आया, फिर 56 आया, फिर 58 आया, फिर 60 आया, मान लीजिए। अब कहा गया हर 2 साल से 1/3 से निकलेंगे, तो ये 2 साल आए। सबको साथ बैठाया कि बैठ जाओ भाई, सारे के सारे राज्यसभा वाले बैठा के कहा कि देखिए सुनो ध्यान से, हम एक निकाल रहे हैं लॉटरी, और इस लॉटरी में जिस जिसका नाम आए चुपचाप यहां से उठना और बाहर निकल जाना, तुम्हारा कार्यकाल आज ही समाप्त हो जाएगा। समझ गए? जिस जिसका नाम आए, बगैर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया दिए, बगैर किसी प्रकार के चूचपाट के बाहर निकल जाना। लॉटरी सिस्टम निकाला गया। ऐसे दुर्भाग्यशाली लोग जिनका उस लॉटरी में नाम आया, कितने? 1/3।
उन 1/3 सदस्यों ने कितने साल पूरे किए? 2 साल। ये बाहर निकले, 1/3 नए सदस्य चुन लिए गए, नए सदस्यों का चुनाव हो गया 1/3 का। ठीक है, फिर 1956 आया, फिर से बैठाया। अब जो यहां वाले जो चुने गए थे ना, उनको नहीं बिठाया। यहां जो चुने गए थे ना दोबारा उनकी जगह, उनको नहीं बिठाया गया। जो यहां चुने गए थे वो जो 2/3 बचे थे, अब 2/3 में से आधों को बाहर निकालना है, मतलब टोटल का तो 1/3 हुआ, बाहर निकालना है। बोले पिछले 2 साल पहले क्या हुआ था, याद है? बोले हाँ याद है। तो बताना पड़ेगा बाहर निकालना है? नहीं बताना पड़ेगा। तो लॉटरी सिस्टम से फिर से कितने सदस्य निकाले? 1/3। और इन कम दुर्भाग्यशाली लोग, उनकी तुलना में वो कितना कार्यकाल? 4 साल रहे। और ऐसे सौभाग्यशाली लोग जिनका उस लॉटरी में नाम नहीं आया, वो 6 साल तक रहे। ये कितने सदस्य? 1/3। अरे यहां भी जो 1/3 निकले थे उनकी जगह चुन लिया था, यहां भी जो 1/3 निकले थे उनकी जगह चुन लिया था, और यहां भी 1/3 निकले थे उनकी जगह चुन लिया। अब जो यहां चुने गए थे 1/3, उनका कार्यकाल 60 में पूरा, 6 साल। इनका कार्यकाल 62 में पूरा, इनका कार्यकाल, मतलब रोटेशन आ गया। फिर उसके बाद लॉटरी सिस्टम 2 बार निकालना पड़ा। समझ गए? इस तरीके से तो विधान परिषद में भी ऐसे ही 1/3 सदस्य 2 साल से पदमुक्त हो जाते हैं, उनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। स्पष्ट है बात? तो ये आपकी कार्यकाल का मामला है। लिखिए कार्यकाल। लेकिन विधान परिषद एक अविघटनीय सदन है, एक अविघटनीय सदन है। जिसे भंग नहीं किया जा सकता, जिसे भंग नहीं किया जा सकता। हालांकि यह एक समापनीय सदन है। जिसे समाप्त किया जा सकता है, जिसे समाप्त किया जा सकता है। मतलब ये अविघटनीय सदन है लेकिन समापनीय सदन है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा सदन जिसका विघटन तो नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है? अगर प्रश्न पूछें, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो राज्यसभा नहीं है। तो राज्यसभा का विघटन तो नहीं होता, बात तो ठीक है, आधी बात तो, लेकिन उसे समाप्त भी नहीं कर सकते आप। वो समापनीय सदन नहीं है। अविघटनीय तो है लेकिन समापनीय नहीं है, वो ये समापनीय है। लिख लिया? फिर लिखे आप, विधान परिषद के लगभग 1/3 सदस्यों को, लगभग 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष से पदमुक्त हो जाते हैं। पदमुक्त हो जाते हैं तथा उनके स्थान पर उतनी ही संख्या में नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। उतनी ही संख्या में नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। फिर लिखें, लिखिए, विधान परिषद के
प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, फिर लिखें। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अब देखिए, विधान परिषद का कोई भी सदस्य इससे पहले त्यागपत्र भी तो दे सकता है, और त्यागपत्र कैसे देगा? सभापति को देगा। सभापति को संबोधित त्यागपत्र से वह अपना पद छोड़ सकता है। और अगर मान लीजिए विधान परिषद के किसी सदस्य का स्थान रिक्त हुआ, त्यागपत्र की वजह से, उसकी मृत्यु की वजह से, किसी भी वजह से उसकी सदस्यता समाप्त हुई, तो उसके स्थान रिक्त होने की दशा में उस सीट पर 6 माह के अंदर अंदर नए सदस्य का निर्वाचन होना जरूरी है। और इस तरीके से जो नया सदस्य चुन के आया है वो कितने समय तक पद पर रहेगा? शेष कार्यकाल के लिए। तो लिखिए, विधान परिषद का सदस्य सभापति को संबोधित त्यागपत्र से पद छोड़ सकता है। पद छोड़ सकता है। पद छोड़ सकता है। लिखें, किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने की दशा में, किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने की दशा में रिक्ति की तिथि से 6 माह की अवधि में, रिक्ति की तिथि से 6 माह की अवधि में नए सदस्य का निर्वाचन होना आवश्यक है। नए सदस्य का निर्वाचन होना आवश्यक है। इस प्रकार से नवनिर्वाचित सदस्य, इस प्रकार से नवनिर्वाचित सदस्य शेष कार्यकाल के लिए, शेष कार्यकाल तक पद पर रहता है। शेष कार्यकाल तक पद पर रहता है। क्या स्पष्ट है आपके? कार्यकाल ये है। फिर देखिए आप शपथ। शपथ कौन से आर्टिकल में है? 188, अनुच्छेद 188। 188 में विधानमंडल के सदस्यों की शपथ की बात है, जिसमें विधानसभा भी शामिल है, विधान परिषद भी शामिल है। कहा यह गया है कि विधान मंडल के सदस्य किसके समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे? संविधान में क्या कहा गया? राज्यपाल या उसके द्वारा निर्धारित व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे, ये कह दिया गया। अब क्या है कि राज्यपाल विधान परिषद के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए तो सभापति को नियुक्त कर देता है, और विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए वो प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त कर देता है। तो संविधान में तो कहा गया राज्यपाल या उसके द्वारा निर्धारित व्यक्ति, वो हम लिख लेंगे बात, लेकिन प्रैक्टिकली इसको शपथ दिलाता कौन है? विधान परिषद का सभापति दिलाता है। विधान परिषद का सभापति उसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। अब विधान परिषद का सभापति कौन होता है, या वो खुद किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है, वो हम आगे बात करेंगे। पहले आप लिखें शपथ, अनुच्छेद 188 लिखिए। विधानमंडल के सदस्य, पहले मैं संविधान में जो बात लिखी है वो लिखा रहा हूं। विधानमंडल के सदस्य राज्यपाल अथवा उसके द्वारा निर्धारित व्यक्ति के समक्ष
राज्यपाल अथवा उसके द्वारा निर्धारित व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। शपथ ग्रहण करते हैं, लिखे आगे। अगली पंक्ति में लिखे है, विधान परिषद के सदस्यों को शपथ दिलाने हेतु विधान परिषद के सदस्यों को शपथ दिलाने हेतु राज्यपाल ने विधान परिषद के सभापति को निर्धारित कर दिया। विधान परिषद के सभापति को निर्धारित कर दिया। अर्थात विधान परिषद के सदस्य सभापति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। विधान परिषद के सदस्य सभापति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। शपथ ग्रहण करते हैं। स्पष्ट है आपके? ठीक है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं पदाधिकारी। विधान परिषद में अंत में पदाधिकारी की बात कर लेते हैं। और पदाधिकारी का जिक्र कौन से आर्टिकल में है विधान परिषद के पदाधिकारियों का? आर्टिकल 182 से 185। मैंने तुलना की थी आपके सामने संसद के रिलेटेड आर्टिकल से विधान परिषद विधानमंडल के आर्टिकल से। हाँ, कर ली थी क्या बात? ठीक है। पदाधिकारी विधान परिषद में कितने किस्म के पदाधिकारी? 2 पदाधिकारी। कौन कौन से? एक तो सभापति और दूसरा उपसभापति। बताइए कौन व्यक्ति होता है सभापति? आपको राज्यसभा तो याद है, पता होगी ना, पढ़ी हुई होगी ना थोड़ी बहुत। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य होता कि नहीं होता? और राज्यसभा के सभापति को कौन चुनते हैं? संसद के सभी सदस्य चुन लेते हैं। दोनों सदनों के सभी सदस्य चुन लेते हैं। पता होगा ना आपको। पहले तो ये बताइए, विधान परिषद के सभापति को चुनेंगे कौन? विधान परिषद के सदस्य चुनेंगे या विधानसभा के सदस्य चुनेंगे या दोनों के सदस्य चुनेंगे? 3 ऑप्शन आपके सामने। देखिए ध्यान रखना, राज्यसभा के सभापति को राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य चुनते हैं। विधान परिषद के सभापति को विधान परिषद के सदस्य चुनेंगे या विधानसभा के सदस्य चुनेंगे या दोनों के मिलकर चुनेंगे? तो ये ध्यान रखें, केवल विधान परिषद के सदस्य ही चुनेंगे। विधान परिषद के सदस्य ही चुनते हैं। एक बात, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात मैं आपको एक और बता देता हूं कि राज्यसभा का सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है, आर्टिकल 64 कहता है, आर्टिकल 89 कहता है। लेकिन क्या राज्य में उपराज्यपाल जैसा कोई पद है? नहीं है। इसका मतलब सभापति केवल सभापति होता है, उसके पास उपराष्ट्रपति जैसा या उपराज्यपाल जैसा कोई पद नहीं है। और उसको केवल विधान परिषद के सदस्य इसलिए ही तो चुन रहे हैं कि ये केवल विधान परिषद का अध्यक्ष है। जैसे विधानसभा के अध्यक्ष को विधानसभा के सदस्य चुन लेते हैं, ठीक है सही। तो जैसे लोकसभा के अध्यक्ष को केवल लोकसभा के सदस्य चुन रहे हैं, राज्यसभा के सभापति को दोनों मिलकर इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि वो उपराष्ट्रपति है। यहां ऐसा कोई मामला है नहीं, इसलिए इसको केवल विधान परिषद के सदस्य ही चुन लेंगे। और खास बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कि राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, 245 में शामिल नहीं है। जबकि विधान परिषद का सभापति विधान परिषद का ही सदस्य होता है, वो उन्हीं में से है। इसका मतलब विधान परिषद के सदस्य अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को विधान परिषद के सभापति के रूप में चुन लेते हैं। ये विधान परिषद का क्या होता है? सदस्य होता है। ध्यान रखना है आपको। पूरी तरीके से राज्यसभा के सभापति से इसको मैच मत कर लेना।
मैच नहीं हो रहा है, ये कई चीजों में अलग है। तो ध्यान रखना है, विधान परिषद का सभापति विधान परिषद का सदस्य होता है और उसे विधान परिषद के सदस्य भी अपने में से ही चुन लेते हैं। ठीक है, कौन सी प्रणाली से चुनेंगे? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत प्रणाली से चुन लेंगे। एकल संक्रमण मत प्रणाली से इसका चुनाव हो जाता है। ठीक है, फिर बताइए इसका कार्यकाल कितना होगा? सभापति का कार्यकाल, सदस्य का कार्यकाल कितना है? 6 साल। सभापति का कार्यकाल कितना है? 6 साल होगा कि 5 साल? 6 साल। अच्छा, 6 साल होना तो जरूरी है क्या? बहुत जरूरी नहीं है। कैसे? हाँ, बहुत बढ़िया। मान लीजिए कि 2010 है, ये 2012 है, ये 2014 है, ये 2016 है, ये 2018 है, ये 2020 है। अब विधान परिषद तो कहीं है तो लगातार चलती आ रही है। हर साल 1/3 सदस्यों के चुनाव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हो रहे हैं और हट रहे हैं। 2010 में जब चुनाव हुए तो हटे कौन से वाले? जो 2004 में बने थे वो हट गए, उनकी जगह 2010 में नए चुनाव हो गए। 2006 में जिनके चुनाव हुए वो 2012 में हट गए और 2012 में नए सदस्य आ गए। ऐसे ही तो हो रहा है। ठीक, कोई व्यक्ति मान लीजिए 2012 में सदस्य बनता है इसका, किसका? विधान परिषद का सदस्य बन रहा है। कब तक रहेगा? 18 तक रहेगा, अगर 12 में बना है तो। अच्छा, जिस वर्ष वो राज्यसभा विधान परिषद का सदस्य बना उस वर्ष विधान परिषद की सभापति की पोस्ट खाली नहीं है। कोई व्यक्ति इससे पहले 2010 में बना था और मान लीजिए वो 2014 तक, चलो कभी बना था, छोड़िए उसको, 2014 में जाके विधान परिषद के सभापति की पोस्ट खाली होगी। मान लेना पहले से सभापति की पोस्ट आ रही है, जिस समय वो नया बना ना सदस्य उस समय पहले से सभापति की पोस्ट चलती आ रही है और 2014 में जाके और ये पोस्ट खाली होगी, उसका समाप्त मतलब वो चुनाव होंगे। तो 2014 में किसके चुनाव होंगे? विधान परिषद के सभापति के। अब ये व्यक्ति कब सदस्य बना था? 12 में। और ये 14 में चाह रहा है कि मैं सदस्य तो बन ही गया लेकिन अभी मैं सभापति का चुनाव लड़ता हूं और सभापति बनना चाह रहा है। मान लीजिए चुनाव जीत गया है 2014 में, तो सदस्य तो बनाए 2012 में, कब तक रहेगा? 18 तक। सभापति बनाए 2014 में। आप कहें कि सभापति का कार्यकाल 6 साल होता है तो 20 तक थोड़ा ना रहेगा, ये 18 तक ही रहेगा, क्योंकि इसका सदस्य के रूप में कार्यकाल ही 18 तक है। तो क्या सभापति का कार्यकाल 4 साल होता है? आप ये भी नहीं कह सकते, हो सकता है 4 साल हो, लेकिन मान लीजिए यहां नहीं बना, वो तो यहां बना, पद ही खाली यहां हुआ और यहां चुना गया, तो फिर कितने साल रहा? तो क्या सभापति का कार्यकाल 2 साल होता है? ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि जिस वर्ष वो सदस्य बना हो सकता है उसी साल सभापति की पोस्ट खाली हुई हो और वो उसी समय सभापति का चुनाव भी लड़ लिया उसने, तो 6 साल सभापति रह गया। ऐसा भी तो हो सकता है। तो क्या सभापति का कार्यकाल 6 साल होता है? हो सकता है 6 साल हो जाए, हो सकता है 4 साल हो जाए, हो सकता है 2 साल हो जाए, लेकिन आप फिक्स नहीं कह सकते। सभापति के लिए आप इतना कह सकते हैं कि सभापति का कार्यकाल उतने समय तक होता है जितना उस टर्म में वो उस सदन का सदस्य रहता है, उस टर्म में। ठीक है, अधिकतम 6 वर्ष हो सकता है, अधिकतम 6 साल होगा, ये बात ठीक है, लेकिन रहेगा उतना जब तक कि उसका सदस्य है। ठीक है, तो ये उसका कार्यकाल है। ये एग्जैक्ट समझ आ रही है बात? अगला ये बताइए कि उसे पद से अगर पहले हटाना हो तो हटाया जा सकता है। सदन के सदस्य अपने पूर्ण बहुमत से, तात्कालिक कुल सदस्य संख्या के बहुमत से, तात्कालिक कुल सदस्य संख्या का बहुमत समझते हैं आप? साधारण बहुमत समझते हैं आप? साधारण बहुमत का मतलब तो उपस्थित का बहुमत, और तात्कालिक सदस्य संख्या का बहुमत का मतलब जितनी टोटल सदस्य संख्या उस सदन की, भरी हुई टोटल सदस्य संख्या, रिक्त पद शामिल नहीं है, उसका बहुमत। ठीक है, उससे इसे पद से हटाया जा सकता है। अच्छा, इससे पद से हटाने का प्रस्ताव जब सदन में आएगा तो ये इसकी अध्यक्षता नहीं करेगा। ये बात कहता है आर्टिकल 185 कि वो उस समय में इसकी अध्यक्षता नहीं करेगा। तो जब ये इसकी अध्यक्षता नहीं करेगा
तो क्या उस बैठक में भाग तो ले सकता है क्या ये? भाग ले सकता है और बोल सकता है, अपना पक्ष रख सकता है। अच्छा, भाषण दे सकता है, वोटिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता? वोटिंग कर सकता है, क्योंकि सदस्य है। वोटिंग कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उस स्थिति में निर्णायक वोट नहीं देगा। निर्णायक वोट देने का अधिकार पीठासीन को होता है, क्योंकि वो उस दिन पीठासीन नहीं है, तो निर्णायक वोट भी वो नहीं देगा। लेकिन पहले चरण में वोटिंग कर सकता है उस समय जब खुद को पद से हटाने का प्रस्ताव आया तो। समझ गए? जबकि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव आता है ना राज्यसभा में, तो स्वयं उसकी अध्यक्षता नहीं करेगा, तो कहता है आर्टिकल 92। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि वोटिंग जब होती है तो पहले चरण में वोटिंग में नहीं कर सकता वो। क्यों? क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं है। वोटिंग करने का अधिकार वो सदन के सदस्य को होता है। ये ध्यान रखने की बात। तो क्या ये स्पष्ट है आपके? फिर क्या बचा? शपथ किसके समक्ष लेता है ये? देखिए, सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष इस पद के लिए कोई शपथ नहीं लेते। सदस्य के रूप में वो पहले ही शपथ ले चुका है। जो सदस्य बना ना वो, तब सभापति से ली थी शपथ, तो सदस्य के रूप में वो शपथ ले चुका है। इस पद के लिए, सभापति पद के लिए वो कोई शपथ नहीं लेता। समझ गए? फिर बाद में और तो क्या है कि इसके कार्य क्या है? तो सदन की अध्यक्षता करता है, सदन में अनुशासन बनाए रखता है, सदस्यों को बोलने की अनुमति प्रदान करता है, सदन के नियमों की व्याख्या करता है, सदन में गणपूर्ति को सुनिश्चित करता है, सदन को स्थगित करता है, बराबर मत आने की स्थिति में निर्णायक वोट देता है। पहले चरण में वोटिंग नहीं करता, बराबर वोट आने की स्थिति में निर्णायक वोट देगा, पहले चरण में वोटिंग नहीं करेगा। फिर इसके अलावा वो सदस्यों की दल बदल संबंधी अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय करता है। तो ये सारा कंट्रोल बना के रखता है सदन पे विधान परिषद का सभापति। ठीक है, तो इसके बारे में लिखते हैं हम कल। पदाधिकारी हेडिंग डाल लीजिए, आर्टिकल 182 से 185। कल सबसे पहले इसको लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। वोटिंग वो नहीं देगा पहले चरण में। पहले चरण में वोटिंग सदस्य है, इसका लोकसभा का अध्यक्ष भी सदस्य होता है, लेकिन वो नहीं देता है। सदस्य है लेकिन पहले चरण में वोटिंग देता ही नहीं, क्योंकि उसका तुक नहीं है ना। क्यों? वो बता देता हूं। मान लीजिए कि किसी सदन की सदस्य संख्या कितनी है? 100 है, मान लो। अब उसके या तो पक्ष में आएगा या विपक्ष में वोटिंग होगी, ऐसे तो होगी। मान लीजिए पक्ष में वोटिंग 70 हुई, विपक्ष में 30 हुई। अब 100 सदस्य हैं, मतलब 99 तो वोटिंग देंगे। ये 100वां है, तो एक तरफ 29 हुई, 99 लोग वोटिंग कर रहे हैं। अब इस अध्यक्ष सभापति है जो 100वां सदस्य है इसका एक, वो चाहे यहां वोट दे दे चाहे यहां वोट दे दे, कोई फर्क पड़ेगा? बताइए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो क्यों दे पहले चरण में वोटिंग? फर्क तब पड़ेगा जब दोनों तरफ बराबर की स्थिति आ जाए। मान लीजिए उपस्थित लोग उस दिन 90 हैं और ये खुद 91वां है, और दोनों तरफ 45-45 आ गए, तब ये वोटिंग करेगा। इसको कहते हैं कास्टिंग वोट, इसको कहते हैं निर्णायक वोट। बराबर मत आने की दशा में, क्योंकि इस वोट से ये तय होगा, ये सदन की रुकावट खत्म हो जाएगी ना। अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो इस पर क्या निर्णय ले, तो इस सदन की इस गतिरोध को दूर कर देता है अपने वोट से। अगर उसके पक्ष में वोट देगा तो पारित हो जाएगा, विपक्ष में वोट देगा तो समाप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं कि निर्णायक वोट है, कास्टिंग वोट है, इंग्लिश में कहते हैं इसे। तो ध्यान रखनी है बात। पहले चरण में वोटिंग नहीं करता है। हमारे चारों ही सदन की बात कर लीजिए, चाहे राज्यसभा का सभापति, चाहे आप लोकसभा अध्यक्ष, चाहे विधानसभा का अध्यक्ष, चाहे विधान परिषद का सभापति, पहले चरण में वोटिंग करते ही नहीं। केवल निर्णायक वोट का अधिकार है। उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का सभापति है, चाहे सदन का अध्यक्ष, सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन उसको भी निर्णायक वोट देने का अधिकार है। निर्णायक वोट देगा वो, ये ध्यान रखें। ठीक है, चलिए बाकी कल करते हैं।